हैं। इसके अलावा जो है वो आज हम बात कर रहे हैं हाइब्रिड वॉरफेयर पे। हाथ नीचे कर लें, हाजरा एंड सना विद डबल ए। स्क्रीन सबको नज़र आ रही है? यस सर। ठीक हो गया। हाइब्रिड वॉरफेयर हाइब्रिड वॉरफेयर में जो है वो हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हाइब्रिड वॉरफेयर है क्या। सर एक क्वेश्चन है इधर ही, जल्दी से। सर हाइब्रिड वारफेयर फिफ्थ जनरेशन, इनमें से आई गेस जो बड़ा है एक है वो फिफ्थ जनरेशन को कंसीडर किया जाता है। तो अगर सर हम उसी को लेके चलते और हाइब्रिड को उसी के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। ये मैं आपको, आप जब लेक्चर का एंड होगा तो होपफुली आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। सही होगा। हाइब्रिड वॉरफेयर पे बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे कि हाइब्रिड वॉरफेयर की क्या मैनिफेस्टेशंस हैं, करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, किस तरह से जो है वो लड़ी जा रही है ये वॉरफेयर, हाइब्रिड वॉरफेयर मैनिफेस्टेशंस। उसके बाद हम बात करेंगे कि हाइब्रिड वॉरफेयर से कोई कंट्री क्या अचीव क्या करना चाहता है। और फिर जो है वो हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के क्या मैनिफेस्टेशन हैं पाकिस्तान में जब जो हाइब्रिड वॉरफेयर हो रही है। फिर जो है वो हम किस तरह से इसे काउंटर कर सकते हैं, काउंटरिंग हाइब्रिड वॉरफेयर। और जो है वो आखिर में जो है वो हम बात करेंगे इंडियन क्रॉनिकल्स का जो इशू था, जो कि उन्होंने यूरोपियन डिसइंफो लैब ने जो है वो उसको दुनिया के सामने लाए, उस पर बात करेंगे इंडियन क्रॉनिकल्स। सर ये थर्ड पॉइंट आपने क्या लिखा है, ये प्लीज बता दें। व्हाट एनिमी वांट्स टू अचीव फ्रॉम हाइब्रिड वॉरफेयर। आज लोगों का कनेक्ट नहीं हो रहा, मुझे मैसेज किए जा रहे हैं क्या। नेट इशू है शायद लोगों का, इसलिए जो है वो प्रॉपर तरीके से इंटरनेट ठीक चल रहा है, इसलिए मुझे मसला नहीं है, आपका ही इशू है। सबसे पहले जो है वो व्हाट इज़ हाइब्रिड वॉरफेयर। हाइब्रिड वॉरफेयर जो है, थोड़ा सा मैं आपको कॉन्टेक्स्ट समझा देता हूँ। पहले क्या होता था, पहले होता इस तरह से था कि जब भी कोई जंग होती है, किसी दूसरे मुल्क से एक मुल्क ने लड़ना है, क्या होता था बॉर्डर पे जो है फ़ौजें खड़े होती थी या उनके तैयारे एक दूसरे पे जो बमबारी कर रहे होते थे, गोलियां बरसा रहे होते थे, या जो भी आपको एक फिज़िकल फॉर्म में जो है वो लड़ते दिखाई देते थे, तो उसे जो है कन्वेंशनल वॉरफेयर कह सकते हैं। उसे भी जी जी बिल्कुल, वो कन्वेंशनल वॉरफेयर था जिसमें जो है वो फ़ौजें एक दूसरे से लड़ा करती थी। लेकिन अब जो है वो अब लड़ाई के जो थे वो कंटूर्स जो हैं वो चेंज हो चुके हैं। अब जो है वो कौमें किस तरह से लड़ रही हैं उन पे हम बात करते हैं कि वो सिर्फ जो है वो कन्वेंशनल वॉरफेयर नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, वो नॉन कन्वेंशनल अनकन्वेंशनल जो उनके बाकी वारफेयर्स हैं, बाकी टूल्स हैं, उनको भी यूटिलाइज़ कर रहे हैं। वो कौन कौन से हैं वो उन पे हम वैसे आगे बात कर लेते हैं, लेकिन मैं इधर इंट्रोडक्शन के लिए आपको बता देता हूँ कि जैसे मीडिया, एक दूसरे के अगेंस्ट मीडिया वॉर शुरू की हुई है, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना,
प्रोपोगेंडा फैलाना, तो इस तरह उनकी जो अपनी एक स्पेसिफिक कंट्री की जो आवाम है उसको मिसलीड करना, गलत इंफॉर्मेशन फैला के क्योस क्रिएट करना। तो ये एक फॉर्म है उसकी हाइब्रिड वॉरफेयर में। फिर एक कन्वेंशनल वॉरफेयर में तो आपको पता है फ़ौजें लड़ रही होती थी, लेकिन ये जो टेररिज्म का ये जो इंसर्जेंसीज होती हैं जैसे बलोच इंसर्जेंसी है, तो ये अनकन्वेंशनल वॉरफेयर है। ये टेररिस्ट अटैक्स जो हैं, उसके अलावा जो है वो साइबर अटैक्स, ये जैसा कि ईरान, आपको पता है कि स्टक्सनेट्स जो है वो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो उन्होंने, इसराइलियों ने जो है वो ईरान के बहुत सारे अराउंड 1000 जो थे सेंट्रीफ्यूज थे न्यूक्लियर, वो उन्होंने उनके डिस्ट्रॉय किए थे। तो ये साइबर वॉरफेयर है, मतलब एक दूसरे को जो है उनके एसेट्स पे जो है वो अटैक करना। और फिर जो है ईरान पे अगेन जो है एक साल पहले फिर साइबर अटैक हुआ। तो ये अनकन्वेंशनल वॉरफेयर, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था कि फ़ौजें एक दूसरे से जाके बॉर्डर पे लड़ती थी और इस तरह करके वो, अभी जो है अब और इसकी क्या मैनिफेस्टेशन है, और आप देखेंगे कि इंस्टीट्यूशंस के थ्रू जो है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस के थ्रू जो है वो कौमें एक दूसरे पे जो है वो प्रेशर डालती हैं, उनको सबड्यू करने की कोशिश करती हैं, जैसा कि पाकिस्तान के साथ FATF के केस में हो रहा है, जैसा कि पाकिस्तान के साथ IMF प्रोग्राम के थ्रू होता है। जो बड़ी जो नेशंस हैं जो कि उनको डोमिनेट कर रही होती हैं, वो ट्राई करती हैं कि छोटी नेशंस जैसे कि हम हैं उनको ऐसे इंस्टीट्यूशंस के थ्रू कंट्रोल किया जाए। तो ये एक कन्वेंशनल वॉरफेयर नहीं है, ये अनकन्वेंशनल वॉरफेयर है। तो ये क्या हुआ, हाइब्रिड वॉरफेयर फिर क्या है कि ये एक कम्बिनेशन है ऑफ कन्वेंशनल एंड अनकन्वेंशनल वॉरफेयर। कन्वेंशनल वॉरफेयर, पहली बात। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात क्या है कि जो पहले कंट्रीज जो हैं वो जब एक दूसरे के साथ लड़ा करते थे, वो उनकी फ़ौज को देखते थे कि उनकी फ़ौज कितनी अच्छी है। जैसा कि जो है वो वर्ल्ड war II में हुआ, या जितनी भी बड़ी वॉर थी सब में ऐसे हुआ कि फ़ौजें लड़ रही होती थी, इसलिए पता होता था कि कौन सी किसकी फ़ौज तगड़ी है, किसको कितना जो है वो सबड्यू किया जा सकता है, कितना आसानी से किया जा सकता है। तो अब क्या हुआ, अभी जो है वो कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। अभी क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है, कॉन्सेप्ट इज़ टू व्यू द एनिमी होलिस्टिकली। अब एनिमी को जो है सिर्फ मिलिट्री पावर में नहीं देखना हो आपने, उससे लड़ने के लिए उसको पूरा देखना है, होल कंट्री, उसकी क्या वल्नरेबिलिटीज़ हैं, उसकी क्या कमज़ोरी हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी कमज़ोरी है, वो उसको एक्सप्लॉयट करेंगे। हमारी सोसाइटी जो है वो अनएजुकेटेड है, वो जल्दी जो है वो एक्सप्लॉयट हो सकती है, वो उसको एक्सप्लॉयट करेंगे। हमारी कहीं इंसर्जेंसी है कहाँ के कहीं पे जो है वो क्या कहते हैं कि ग्रीवांसेस हैं लोगों के, तो वो उसको एक्सप्लॉयट करेंगे। वो अगर फिर जो है वो, हाँ, जो कन्वेंशनल वॉरफेयर है वो तो है ही है। तो वो क्या करते हैं कि कॉन्सेप्ट इज टू व्यू द एनिमी होलिस्टिकली, उसकी सारे को, सिर्फ आर्मी को नहीं देखना है। ठीक हो गया। और इससे क्या होता है कि वॉर होगा, वॉर, हाइब्रिड वॉर एज एन ऑल इनकम्पेसिंग फॉर्मेट, सब कुछ उसमें आएगा। और इस पे जो है वो बड़ी मज़े की जो है वो सोनजू की एक कोट है, जिसको आपको यहाँ पे ही बताना ज़रूरी है कि उन्होंने क्या कहा था कि अल्टीमेट एक्सलेंस मतलब ये कि दुश्मन को जो है वो लड़के तो हर कोई हरा सकता है, लेकिन असल जो है वो एक्सलेंस क्या है कि आप बगैर लड़े उन्हें हरा दें। आपके बॉर्डर पे कोई एक गोली भी ना चले, फिर भी आपका एनिमी कमज़ोर हो रहा हो। वो कैसे होगा, जब आप पूरे एनिमी को होलिस्टिकली देखेंगे, उसकी वल्नरेबिलिटीज़ देखेंगे, उसकी कमज़ोरी क्या है, आप उस कमज़ोरी को एक्सप्लॉइट करेंगे। ठीक हो गया। डेफिनेशन एक बार रिपीट कर दीजिएगा। डेफिनेशन नहीं है, मैं कोट बताना चाह रहा था आपको कि अल्टीमेट कॉम्बिनेशन ऑफ कन्वेंशनल एंड अनकन्वेंशनल, ओके
The ultimate excellence lies in winning is not lies not in winning every battle, but in defeating the enemy without even fighting. जो हाइब्रिड वॉरफेयर है उसका पर्पज़ एग्जैक्टली यही है। अमेरिका जो है वो कहीं आके जो है वो हमें आप आके गोली नहीं बरसाता है, वो हमें और बहुत सारे जो उसके टूल्स हैं उनके थ्रू जो है वो हमें कमज़ोर करता है। वो हमें इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे जो है वो प्रेशराइज करता है। वो जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, आपको बताया मैंने, FATF, IMF वगैरह, उनके थ्रू जो है वो हमें सबड्यू करने की कोशिश करता है। तो हाइब्रिड वॉरफेयर जो है वो क्या है कि जो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल टूल्स हैं उनका कम्बिनेशन है, दोनों यूज़ होते हैं। उसके अलावा जो है वो इस कॉन्सेप्ट में जो है जो एनिमी को है वो होलिस्टिकली देखा जाता है, उसका कोई एक ख़ास पहलू को मिलिट्री पावर नहीं देखी जाती है, सब कुछ देखा जाता है। ठीक हो गया। फिर क्या है जी, हाइब्रिड वॉरफेयर में जो है वो मैंने आपको वैसे तो सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन दोबारा एक बार आपके नोट्स के लिए बता दूं कि ये जो है ना हाइब्रिड वॉरफेयर सिंक्रोनाइज करता है। एक एनिमी जो है वो सिंक्रोनाइज करेगा मिलिट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सिविलियन, इंफॉर्मेशनल, इसे ये MP, ये M से मिलिट्री, P से पॉलिटिकल, इकोनॉमिक से सिविलियन, इंफॉर्मेशन, इन सारे जो टूल्स हैं उनको इस्तेमाल करेगा ताकि जो है वो दूसरे कंट्री को जो है वो इन टूल्स के थ्रू सबड्यू करे और उनके भी इन्हीं टूल्स को एक्सप्लॉइट करे। ठीक हो गया। ये कैसे कैसे हैं, सबसे पहले मिलिट्री का तो आपको पता है। पॉलिटिकल क्या हो सकता है, कोई जो है वो आप जब यूनाइटेड नेशंस में जाते हैं या कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूशन जो हैं जहाँ पे पॉलिटिकल आपकी जो लीडरशिप है वो डील कर रही होती है बाकी मुल्कों के साथ, तो आप वहाँ पे जो है उनको जो है वो उनको जो है वो आप टारगेट करते हैं। आप उनको जो, जैसा कि आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, पूरी दुनिया की ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे हर एक किस्म का मीडिया, हर एक किस्म की जो है वो हर एक मुल्क की जो रिप्रेजेंटेशन है। तो अगर वहाँ पे आप किसी कंट्री को पॉलिटिकली जो है वो झूठा साबित करेंगे, उनको उनको जो है वो टारगेट करेंगे, तो ऑब्वियसली जो है वो एक वॉर है। वो आप उसको जो है वो एक ख़ास स्पेसिफिक टूल यूज़ करके उसको जो है वो सबड्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद इकोनॉमिक, आपको पता है IMF, FATF। सिविलियंस कोई मल्टीनेशनल कंपनीज हो जाती हैं, बिजनेसमैन हो जाते हैं। इंफॉर्मेशन वॉर, इसमें जो है वो मीडिया आ जाता है। आपको पता है मीडिया का तो सबसे प्रोमिनेंट रोल है, और जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है वो सिर्फ इस मीडिया पे है। मैं आपको बता दूंगा 5th जनरेशन क्यों हाइब्रिड से थोड़ा डिफरेंट है। बाकी इधर ही बता देता हूँ कि जो हाइब्रिड वॉरफेयर है वो आपको देख रहे हैं कि वो कम्बिनेशन है इन सारी चीज़ों का, जिसमें वो इकोनॉमिक टूल यूज़ कर सकते हैं, मिलिट्री यूज़ कर सकते हैं, पॉलिटिकल, सिविलियन, इंफॉर्मेशन, सारे टूल, कोई भी इंस्ट्रूमेंट एक कंट्री जो है वो दूसरे कंट्री की वल्नरेबिलिटीज़, उसकी कहीं से खामी है, उनको एक्सप्लॉयट करने के लिए कोई भी टूल इस्तेमाल करेगा। लेकिन 5th जनरेशन वॉरफेयर जो है वो सिर्फ मीडिया, साइबर, इनकी वॉर है। ठीक हो गया। इसका क्या मतलब है कि जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है वो एक पार्ट है पूरी हाइब्रिड वॉरफेयर का। हाइब्रिड वॉरफेयर ये बड़ा सर्कल, उसके अंदर छोटा सर्कल जो है वो 5th जनरेशन वॉरफेयर। होपफुली आपको एक इंट्रोडक्शन पता चल गया होगा और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो थोड़ा कॉन्सेप्ट बन गया होगा। मैं आपको थोड़े से अब इसके करैक्टरिस्टिक्स बताता हूँ। आपको पता है कि जो ट्रंप का जो है वो जब वो रशियन ट्रंप इलेक्शन को जो मैनिपुलेट किया गया था वो रशिया ने किया था, वो किसके थ्रू किया था? वो उन्होंने मीडिया के थ्रू किया था। तो आप वो भी लिख सकते हैं किस तरह से एक कंट्री का जो है वो आप पूरा प्रेसिडेंट, दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री, सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री,
उसका लीडरशिप चुनी जा रही है, उसका इलेक्शन चुना जा रहा है और एक कंट्री जो है उसके पूरे प्रोसेस को जो है वो असरअंदाज हो जाता है। तो ये हाइब्रिड वॉरफेयर है। करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं जी? फर्स्ट, जो हाइब्रिड वॉरफेयर है ये वाइडर सेट ऑफ टूल्स यूज़ करती है। ये मैंने आपको बता दिया पहले कौन कौन से टूल्स यूज़ करती है। हाइब्रिड वॉर uses a wider set of military, political, economic, civilian information tools। ठीक हो गया। और इससे जो है वो एनिमी की जो उसको टारगेट करती है। सेकंड बात क्या की कि ये जो है वो कंट्री की वल्नरेबिलिटीज पे जो है वो उन पे इफेक्ट करती है। टारगेट, ये मैंने आपको बता दिया, पाकिस्तान की जैसे वल्नरेबिलिटीज, हमारी जो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉयट किया जा सकता है, हमारी साइबर स्पेस को, क्योंकि हमारी साइबर जो नेटवर्क है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। और हमारे बैंक इस्लामी पे साइबर अटैक हो चुका है, हमारे जो HBL है उस पर साइबर अटैक हो चुका है। तो उसके अलावा सोसाइटी हमारी एजुकेटेड नहीं है, उसको जो है वो एक्सप्लॉयट किया जा सकता है, उसके ओपिनियंस को मोल्ड किया जा सकता है आप मिस इन्फॉर्मेशन के थ्रू। फिर ग्रीवांसेस की बात की, उधर जो है वो ब्लोच इंसर्जेंसी जैसे चल रही है। तो जो एक सोसाइटी में जो है वो वल्नरेबिलिटीज़ को जो है ना वो टारगेट करती है ये हाइब्रिड वॉरफेयर। उसके अलावा जो है वो सनर्जाइज करती है इनको, एक सनर्जी बनाती है उनको, सिमेट्रिक सा एक पैटर्न बनाती है। अब कोई जो है जब मिलिट्री लड़ रही होती थी तो एक मिलिट्री लड़ रही होती थी, ठीक हो गया। लेकिन जो हाइब्रिड वॉरफेयर है वो क्या करती है, ये इतने सारे टूल्स को इकट्ठा यूज़ करती है। और आपको पता है कि जब कोई एक टूल मिलिट्री यूज़ हो रहा हो तो शायद या मिलिट्री अकलौता यूज़ हो रहा होता, या इकोनॉमिक अकलौता यूज़ हो रहा होता, या सोसाइटी का इन्फॉर्मेशन का अलग अलग होगा, तो शायद उनका अलग अलग इतना इम्पैक्ट ना आए। जब वो सारे इकट्ठे जो है मिल के जो है वो उसकी सिनर्जी क्रिएट कर दी जाए तो उसका ऑब्वियसली जो है वो इम्पैक्ट भी ज़्यादा होगा। तो ये सिनर्जी इनको सारों को सिनर्जाइज करती है, सिंक्रोनाइज करती है। ठीक हो गया। और फिर जो है चूँकि ये एक एम्बिगुअस सा है और कंट्रीज को पता भी नहीं होता और उनके अगेंस्ट जो है वारफेयर वो लड़ी जा रही होती है। आपको पता है कि हमारे कंट्री के जो नेशनल डिस्कोर्स है उसमें हाइब्रिड वॉरफेयर की टर्म को आए कोई 2-3 साल हुए, अराउंड मैक्सिमम हार्डली 2-3 ईयर्स। और मैं आगे इंडियन क्रॉनिकल्स का जब पढ़ाऊँगा तो आपको पता चलेगा कि इंडियन क्रॉनिकल्स जो थे वो 15 साल से जो है वो हमारे अगेंस्ट जो है उन्होंने वॉर शुरू की हुई थी। 15 ईयर्स सिर्फ एक जो वो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसने, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होंगी जो अभी तक जो है वो उनको दुनिया के सामने नहीं लाया गया। तो ये क्या करती है कि ये एम्बिग्विटी रखती है, कंट्रीज को पता भी नहीं चलता और उनके अगेंस्ट वॉर हो रही होती है, उनका नुकसान हो रहा होता है। तो ये क्या है कि वॉरफेयर मतलब इसका ये है कि कहीं ना कहीं जो है वो पहले से कहीं ना कहीं थोड़ा सी बात होगी, उन्होंने बस उसको एक्सप्लॉयट करना, उन्होंने कोई कोई किसी भी सच को जो है वो उसको लेस रेलेवेंट करने के लिए उसमें थोड़ा सा झूठ का आंसर मिला दिया जाए। तो एक जो लोग पहले थोड़ा सा शक कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग शक करना शुरू कर देंगे, तो वो उसको एम्बिग्विटी में रखते हैं ताकि जो है वो जो अटैक्स हैं वो लेस विजिबल हों, आपको नज़र भी आए ना आए, और आप जो है उसका नुकसान हो रहा हो आपको। ठीक हो गया। ये था जी कुछ उसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, होपफुली जो है वो सर जैसे वो एक इंडियन न्यूज़ चैनल पे आ रहा था कि जो इस बार पाकिस्तान के ISI के कुछ पर्सनल है वो सरीना होटल के 5th फ्लोर जी जी पे। एग्जैक्टली वो ये फिर हाइब्रिड वॉरफेयर है। ये मिस इन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन है। हमारी अवाम, हमें तो पता है कि हमें बहुत सारे फैक्ट्स पता होंगे, लेकिन वही जो फैक्ट है वो उनकी उनकी अपनी अवाम को शायद ना पता हो, तो वो
सिर्फ जो है वो हमारा नैरेटिव नहीं मोल्ड कर रहे होते, बल्कि हमारे अगेंस्ट अपनी आवाम का भी नैरेटिव मोल्ड कर रहे होते हैं। सर क्योंकि बोले सॉरी टू इंटरप्ट सर, क्या हम न्यूजीलैंड की जो बात ये प्रूफ हुई है कि उनको फेक आईडीज के थ्रू 6 to 7 इंटेलिजेंस उन्होंने किया, ये भी हो गया ना एक अटैक पाकिस्तान पे? एग्जैक्टली ये भी कितनी द मोस्ट इतनी रिसेंट। अभी जो है वो आपको इतनी एग्जांपल्स नजर आएंगी, तो आपको शायद इस लेक्चर के बाद आपको लगे कि पाकिस्तान तो है जो वो तो बहुत बड़े खतरे में है, हमें तो पहले पेगासस भी था, पेगासस भी इसका एग्जांपल था ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो इमरान खान वाला। जी जी ठीक हो गया जी, थैंक यू। ये कैरेक्टरिस्टिक्स पे हमने बात की, और इस पे जो है इसी को जो है वो आपको पता है कि कौन कौन से अटैक्स होते हैं। मैं दोबारा से आपको साइबर अटैक्स होते हैं, पॉलिटिकल अटैक्स, ये पेगासस वाला मामला भी इसमें आ जाता है, यूएन वाला भी आप लिख सकते हैं, कुछ भी, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। आप एक कंट्री के जो लोग हैं उनकी ओपिनियन को मोल्ड कर लेते हो डिफरेंट टूल्स के थ्रू, उनको उनकी आवाम को उन्हीं के ही अगेंस्ट आप खुद ही बना देते हो डिफरेंट नैरेटिव्स बिल्ड करके। डिप्लोमेसी, इरेगुलर फोर्सेस, ये माफियाज जो होते हैं, ये इंसर्जेंसीज होती हैं, ये सारी जो होते हैं इरेगुलर फोर्सेस, ये सारी किस में आती हैं? ये कंट्री क्या अचीव क्या करना चाहता है। आगे मैंने बात की थी कि व्हाट कंट्री या एनिमी वांट्स टू अचीव। पहला, विनिंग विदाउट फाइटिंग, मैंने आपको पहले समझाया। तो आपको कहीं लड़ता हुआ नज़र भी नहीं आ रहा होगा और आपका नुकसान हो रहा होगा और वो जीत रहा होगा, और ऐसा ही हुआ ये न्यूजीलैंड के केस में। वो जीता, कैसे जीता? एक सिंपल सा टूर कैंसिल होने की वजह से हमारी क्या परसेप्शन पूरी दुनिया में गई कि पाकिस्तान जो है वो एक सेफ कंट्री नहीं है। वहाँ पे जो है वो वहाँ पे स्पोर्ट्समैन वहाँ पे आना जाना वो बहुत ज़्यादा रिस्क है, और सिर्फ जो है वो ये स्पोर्ट्स के हल्कों में बात नहीं रहती है। जब ऐसी परसेप्शन बिल्ड होती है तो उससे जो है वो इकोनॉमिक सर्कल में जाती है। किसी ने जो है यहाँ पे आके इन्वेस्ट करना है, किसी ने जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑब्वियसली कम हो जाएगी। उसके अलावा बहुत सारी आपका इमेज जो है वो टार्निश होता है। तो विनिंग विदाउट फाइटिंग जो है वो इसका पहला पर्पस। सेकंड जो है वो आपने इकोनॉमी आपने किसी भी कंट्री को उसके मसाइल में उलझा के जो है आपने उसको प्रिवेंट करना है कि वो जो है वो मिलिट्री पावर ना बने, वो तगड़ा ना हो, वो एक जो एक दूसरे कंट्री के एट पार आ सकता है किसी भी तरीके से, आपने उसको नहीं आने देना अपने करीब। दूसरा क्या? प्रिवेंटिंग एनिमी फ्रॉम परसुइंग मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स। अब ये आईआर की जो है वो बैलेंस ऑफ पावर यहाँ पे जो है वो आपको ऑब्वियसली अगर आपने थोड़ा सा भी आपकी थोड़ी सी रीडिंग है आईआर की तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। जहाँ पे बैलेंस ऑफ पावर का एक कंट्री जो है वो उसकी कोई भी, मैं यहाँ मिलिट्री टर्म्स में बात कर रहा हूँ, बाकी पावर्स अभी नहीं इंक्लूड करते हैं मिलिट्री में। एक एक कंट्री की जो है वो मिलिट्री माइट है, और मिलिट्री माइट कहाँ से आती है आपको पता है। किसी के कंट्री के पास पैसे होंगे तो वो मिलिट्री पे लगा सकेगा ना, उसके पास पैसे नहीं होंगे तो मिलिट्री हार्डवेयर और कुछ भी अपनी ट्रेनिंग मिलिट्री पर्सनल कुछ भी नहीं हो सकेगा। तो एक कंट्री जो है उसकी एक स्पेसिफिक मिलिट्री, ए कंट्री की जो है वो मिलिट्री पावर है। बी कंट्री जो है वो थोड़ा सा जो है वो तगड़ा है, उसकी मिलिट्री पावर थोड़ी ज़्यादा है। अब बैलेंस ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट के मुताबिक ए जो होगा वो चाहेगा कि जो है वो बी के एट पार आ जाए, अपनी पावर को बढ़ाए। बी क्या कहेगा कि रियलिज्म में कि नो, जिसे गेम थ्योरी कहते हैं, कि जो बी है ये जो बी कहेगा कि ये ए जो है ना वो मेरे करीब ना आए, उतनी पावर ना अचीव करे जितनी जितनी मेरी है। वो क्या करेगा? वो और पावर जो है वो अपनी पावर को बढ़ाता जाएगा। ठीक हो गया। तो ये अब जो हाइब्रिड वॉरफेयर है इसके थ्रू जो है वो कंट्रीज क्या कर रहे हैं, अपने जो राइवल कंट्रीज हैं, एनिमीज़ हैं, कि वो अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स को ना अचीव कर सके, अपनी हमारे एट पार ना आ सकें। वो क्या करते हैं कि उस पर जो हाइब्रिड वॉरफेयर उसको इकोनॉमिकली वीक करने, उसको पोलिटिकली वीक करते हैं,
और बहुत सारे तरीक़ों से। सर यही कॉन्सेप्ट लाइक वो थ्यूसिडाइड्स ट्रैप की तरफ भी चले जाते हैं ना, कि वो पावर रेजिंग, अपनी मिलिट्री पावर्स को बढ़ाना। और ये थ्यूसिडाइड ट्रैप जो है और वो सिर्फ जो है वो राइजिंग और एग्जिस्टिंग पावर में आता है, वर्ल्ड पावर्स की बात कर, वैसे किसी भी पावर के लिए आ सकता है, लेकिन जनरली जो वो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ वो जो थ्यूसिडाइड्स है उसका वैसे पूरा नाम, उनके मुताबिक कि जब भी कोई राइजिंग पावर जैसे कि अब चाइना है वो जो एग्जिस्टिंग पावर है उसको चैलेंज करेगी, तो उन दोनों के दरमियान जो है वो वॉर का होना इनएविटेबल है। और उसको ग्राम एलिसन अपनी बुक में फिर वो प्रूव करते हैं कि 16 टाइम्स जो हैं वो ऐसा हुआ हमारी नॉन हिस्ट्री में कि किसी एग्जिस्टिंग पावर को जो है किसी राइजिंग पावर ने चैलेंज किया, एंड 12 इंस्टांसेस पे दोनों में हमेशा वॉर हुई। तो ऑल्दो उससे लिंक है वो वर्ल्ड पावर्स में, लेकिन आप लिंक करना चाहें तो कर सकते हैं उससे। सर न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन फिर लिंक हम कर सकते हैं ना? दरमियान में क्वेश्चन करेंगे तो नहीं कंप्लीट हो जाएगा हमारा टॉपिक, हम टाइम ज़्यादा लगाएंगे। ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे जो भी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मैं सर कर रहा था मोहसिन। मैं ये बोल रहा था न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन है ये उसका पार्टनर सा बैलेंस ऑफ पावर को मतलब मेंटेन करने के लिए। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल बैलेंस ऑफ पावर में आता है कि इंडिया जो है वो वो पहले न्यूक्लियर पावर पर बन चुके थे, और वो कन्वेंशनल वारफेयर में भी उनकी जो ऑन पेपर मिलिट्री माइट है वो हमसे बहुत आगे, अब भी बहुत आगे, पहले भी बहुत आगे थी। तो पाकिस्तान जी में जो है उसको पावर को बैलेंस करने के लिए न्यूक्लियर पावर बना। थैंक यू सर। उसके अलावा जो है वो हम इकोनॉमिक पेन जो है वो उन पे इम्पोज करनी है, इस पे हमने बात की थी। FATF जो है उसके थ्रू, IMF के थ्रू और बहुत सारे तरीक़ों से थ्रू आप इकॉनमी को उनको टारगेट कर सकते हैं। उसके अलावा सिर्फ इकोनॉमिक पेन्स जो हैं वो सिर्फ IMF और वर्ल्ड बैंक ने नहीं की, आप इंडिया का जो बासमती केस चल रहा था पाकिस्तान के साथ, बासमती राइस वाला, उसको इंक्लूड कर सकते हैं। ये पाकिस्तान का जो एक प्रोडक्ट है अगर वो इंडिया अपने नाम से बेच रहा है, इसका मतलब ये कि वो पाकिस्तान को नुकसान दे रहा है। तो ये आप जो है वो इकोनॉमिक पेन्स में एग्जांपल लिख सकते हैं। पॉलिटिकल प्रेशर जो है वो बिल्ड करना होता है। पॉलिटिकल प्रेशर कैसे बिल्ड करना है हाइब्रिड वॉरफेयर के थ्रू, ये इसकी एग्जांपल जो है वो मैं आपको देता हूँ पाक US रिलेशन में, कि चाइना जो है वो पाकिस्तान का लाए है। अगर अमेरिका जो है US चाह रहा है कि पाकिस्तान और चाइना का रिलेशन जो है वो उसमें थोड़ी सी इतनी मतलब पाकिस्तान को चाइना से थोड़ा दूर ले जाने के लिए वो उसको पॉलिटिकल प्रेशर बिल्डअप करेगा उस पर पाकिस्तान पे, तो ये क्या होगा, ये भी एक उसकी फॉर्म होगी। उसके अलावा अनार्की फैलानी है मैसेज में, इसकी एग्जांपल जो है वो आपको कुछ दिन पहले जो है वो इंडिया की तरफ से जो है वो एक पाकिस्तान में ट्रेंड चलाया गया, सिविल वॉर इन पाकिस्तान। इस तरह करके और बहुत सारे अनार्की के लिए वो TLP के जो प्रोटेस्ट थे, दैट वाज एन अनार्की। ये हो गया जी। उसके अलावा पब्लिक का नैरेटिव इससे जो है वो चेंज करते हैं, इस पे मैंने बहुत बात की है पहले डिफरेंट टूल्स के थ्रू। ये इस तरह करके एनमी का पर्पस ये होता है, ये जो मैंने कुछ 5-6 आपको पॉइंट बताया, क्या नैरेटिव, पब्लिक नैरेटिव। उसके अलावा जो है वो हम बात करें कि किन किन पे बात कर ली है, पाकिस्तान भी वैसे मैंने बहुत जिससे आपको समझ आ गया होगा कि पाकिस्तान पे कैसे कैसे जो है वो, मैं फॉर नोट्स पर्पजेज में दोबारा से एक बार वो सारी चीज़ें बता देता हूँ। पाकिस्तान एंड हाइब्रिड वॉरफेयर, सबसे पहले जो है पाकिस्तान की इकॉनमी को डिस्टेबलाइज करने की, पाकिस्तान की इकॉनमी डिस्टेबलाइजिंग पाकिस्तान की इकॉनमी, डिस्टेबलाइजिंग, ठीक हो गया। और उसके लिए जो वो क्या FATF का आपको हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया, बल्कि हमने प्रूव किया कि जो FATF की जो ग्रे लिस्टिंग है पाकिस्तान की, वो एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, और उस विक्टिमाइजेशन के थ्रू जो है वो क्या हो रहा है, पाकिस्तान की इकॉनमी पे फ़र्क पड़ रहा है। उसके अलावा IMF के प्रोग्राम जो है वो एक
उसकी जो कंडीशनैलिटीज़ वो जनरली पाकिस्तान के लिए बहुत हार्श हैं। तो वो एक वो भी टूल है पाकिस्तान की इकॉनमी को, पाकिस्तान को जो है वो इंडिपेंडेंट इकॉनमी इकोनॉमिक पॉलिसी पे इफ़ेक्ट करने का। उसके अलावा डोमेस्टिक अनरेस्ट, ये TLP प्रोटेस्ट, स्पेशली TLP प्रोटेस्ट। उसके अलावा एक आप कह लो ये बलूचिस्तान, फाटा बलूचिस्तान, triggering ethnic conflicts। इंसर्जेंसी ग्रुप्स, एथनिक ग्रुप्स जो हैं वो, और सेक्टेरियन राइज आपने देखा कि कराची में जो है वो जो लास्ट मुहर्रम हुआ उसमें एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ। उसके अलावा जो है सिर्फ यहाँ पे नहीं और बहुत सारी जगहों पे जो है वो इंसर्जेंसी जो है और सेक्टेरियन कन्फ्लिक्ट जो है उसको बढ़ाने की कोशिश की गई। हमारे न्यूयॉर्क में जो है वो एक बड़े फेमस इंसिडेंट हो चुके हैं जिसमें जो है वो जो राइवल जो सेक्टेरियन लीडर्स थे उनको जो है उनका मर्डर किया गया और उससे जो है वो एक अनरेस्ट फैला। तो आप जो है वो ये बहुत सारी एग्जांपल, इसमें कोई एक है ही नहीं है कि मैं आपको ये एथनिक कन्फ्लिक्ट और इंसर्जेंसी बलोचिस्तान वाली आप उसमें लिख सकते हैं, BL बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी। उसके अलावा जो है वो डिफेमिंग मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस, इस पे जो है वो बहुत हमारे मीडिया में नैरेटिव बिल्ड हुआ है कि हमारी मिलिट्री को जो है वो डीफेम करना। क्रिटिसिज्म जो है वो एक पार्ट होता है और डीफेम करना वो एक अलग पार्ट होता है। जैसा कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, दैट इज़ डिफेमेशन, ये क्रिटिसिज्म नहीं है। ठीक हो गया। उसके अलावा जो है फिर ये भी जो कि आर्मी 80% बजट खाती है, ये एक नैरेटिव बिल्ड करना है ना। हालांकि आर्मी का जो बजट है वो 16.5% है आपकी टोटल बजट में, लेकिन एक जो कॉमन नैरेटिव या किसी ने कुछ पढ़ा नहीं है या कोई उसकी इतनी हैबिट नहीं है रिसर्च करने की, तो वो और उसका थोड़ा बहुत पहले से उसकी एक इंक्लिनेशन है मिलिट्री इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट, तो ओबियसली जो है वो उस नैरेटिव को बाय करेगा कि जो मिलिट्री है वो तो 80% बजट जो है वो खाती है। उसके अलावा डिक्लेयरिंग पाकिस्तान अ टेररिस्ट स्टेट, इंडिया ने इस पे बहुत काम किया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाए गए, उरी अटैक, पुलवामा अटैक, और उससे पहले मैं जब चाइनीज़ एम्बेसी पे अटैक हुआ था पाकिस्तान में कराची में, तो उस वक्त एक चाइना के अगेंस्ट जो है वो बड़ा एक ट्रेंड चला था ट्विटर पे, मुझे अब उसका एग्जैक्ट ट्रेंड का नाम भूल गया। तो वो आप वो दरमियान में डोमेस्टिक अनरेस्ट वाला जो पॉइंट था उसमें वो ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो एक और इस्लामाबाद में इसी तरह जो है वो चाइनीज़ की एम्बेसी पे जो है वो फेक न्यूज़ ट्रिगर की गई, उससे जो है हमारी पूरी इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हरकत में आ गई, और जब पता चला तो वो ट्रिगर कहाँ से हुई थी, वो इंडिया से हुई थी। तो ऐसी बहुत सारी जो एग्जांपल्स हैं जिससे जो है पाकिस्तान को जो है वो डिफरेंट तरीक़ों से वो पाकिस्तान पे अटैक किया गया। उसके अलावा जो है वो पाकिस्तान को जो है वो आइसोलेशन की तरफ पुश करना, ये जो है आपको पता है कि इंडिया के जो थे वो जब वो ये पुलवामा अटैक और उस वक्त चल रहे थे तो उनकी जो ये स्टेटेड स्टेट पॉलिसी थी। सिर्फ एक तो होता है ना कि आप एक स्टेट की पॉलिसी जो है वो कोई भी स्टेट पॉलिसी फॉलो कर रही है लेकिन वो बता नहीं रही कि वो क्या कर रही है, लेकिन ये तो उन्होंने बता के किया। वो स्टेटेड स्टेट पॉलिसी कि हम जो है वो पाकिस्तान को दुनिया में आइसोलेट करेंगे।
डीमोरलाइजेशन होती है कि आप जो है वो मायूसी फैलाते हो आवाम में। और इस सारे के जो मेजर बैटल ग्राउंड्स हैं इन सारों के वो कौन कौन से हैं? सी पैक। और इकोनॉमिक में आप सी पैक की एग्जांपल देंगे कि इकोनॉमिक वॉरफेयर में सी पैक को जो है वो डीफेम करना एक बहुत बड़ा एलिमेंट रहा है हाइब्रिड वॉरफेयर में, कि सी पैक वो पाकिस्तान के लिए अच्छा प्रोजेक्ट नहीं है, या वो दुनिया में जो है वो स्पेशली यूएस और इंडिया जो है वो जनरली सी पैक को अच्छी नज़रों से नहीं देखता है, इवन पूरे BRI को अच्छी नज़रों से नहीं देखता है। तो उसके लिए जो उन्होंने प्रॉपर कंसर्टेड कैंपेन्स किए हैं हाइब्रिड वॉरफेयर के थ्रू। बलोचिस्तान जो है वो बहुत बड़ा बैटल ग्राउंड है इसका हाइब्रिड वॉरफेयर का। सी पैक, गिलगित बल्तिस्तान, फाटा, ये कुछ बैटल ग्राउंड्स हैं जिधर बड़ी स्वीरली जो है ये वॉर फाइट की जा रही है। इसको ना आपको कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो बताता हूँ जिससे आपको लगेगा कि कितना ये हाइब्रिड वॉरफेयर जो है वो पाकिस्तान को टारगेट किया अफगानिस्तान में। इंडिया और यूएस ने, स्पेशली यूएस ने जो है वो अपनी जो उनकी नाकामी थी वहाँ पे उसमें पाकिस्तान को स्केप गोट या अपनी जितने भी उन्होंने अफगानिस्तान में फेलियर जो है वो फेस किए, उसका क्या एक ही हल था, दुनिया में क्या, सेफ हेवन्स इन पाकिस्तान। ठीक हो गया। तो ये उन्होंने डिफरेंट मीडिया के टूल्स के थ्रू, डिफरेंट डिप्लोमेटिक टूल्स के थ्रू जो है उन्होंने अपनी जो अफगानिस्तान में जो फेलियर्स थे वो उन्होंने नहीं बताया कि हम क्यों फेल हुए, हमने उधर क्या 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 पॉलिसीज़ की, लेकिन नहीं, उन्होंने दुनिया को क्या बताया कि अमेरिका अफगानिस्तान में क्यों इफ़ेक्टिव पीस क्रिएट नहीं कर सका, क्योंकि उसका रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तान था और उसके ये नैरेटिव जो है वो दुनिया मानती है। सेकंड, कश्मीर की जो लेजिटिमेट स्ट्रगल है उसको जो है वो टेररिज्म से लिंक करना, कि वो वहाँ पे कोई मूवमेंट है ही नहीं है। ये तो जो वहाँ पे जितने भी कुछ इंडिपेंडेंस की डिमांड कर रहे होते हैं या इंडिया के अगेंस्ट जो है वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं, वो पाकिस्तान की तरफ से जिहादीज भेजे जाते हैं, वो इंडिजिनस मूवमेंट है ही नहीं है। तो इंडिपेंडेंस को जो है, इंडिपेंडेंट मूवमेंट, इंडिपेंडेंट मूवमेंट को जो है उन्होंने टेररिज्म के साथ इफ़ेक्टिवली लिंक कर दिया। ये क्या था? ये भी एक वॉर थी। उसके अलावा जो है वो उड़ी अटैक, पुलवामा अटैक, ये भी सारे उसी का एक लिंक थे। फिर बात करें भाई कालाबाग डैम भी, कालाबाग डैम भी, बिल्कुल बहुत प्यारी बात की है। कालाबाग डैम जो है वो हमारा, अभी हम फैक्ट्स पे बात नहीं करते हैं, कालाबाग बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए वो एक अलग मामला है, लेकिन पहली बात ये है कि वो जो डिबेट होनी चाहिए वो तो फैक्ट पे होनी चाहिए, लेकिन वो भी फैक्ट पे नहीं होती है। तो वो बिल्कुल इसका शिकार हुआ, इस मिस इन्फॉर्मेशन का, डिस इन्फॉर्मेशन का, प्रोपेगेंडे का। उसके अलावा जो है एक 2009 में, नहीं, कब मैंने, इंडिया ने जो है वो, हाँ 2009 में जो है वो इंडिया ने बलोच इंसर्जेंट्स जो थे उनको होस्ट किया था इंडिया में। दे वर होस्टेड इन इंडिया। उसके अलावा जो है वो इंडियन फॉर्मर आर्मी चीफ है, नाम है उसका जनरल विजय कुमार सिंह। उसके मुताबिक जो है वो कि जो मुंबई अटैक के बाद जो इंडिया है, इंडियन आर्मी है, उसने जो है वो एक टैक्टिकल सपोर्ट डिवीजन स्पेशल इस पर्पज़ के लिए बनाई। टैक्टिकल सपोर्ट डिवीजन, जिसने जो है वो बलोच इंसर्जेंट्स को जो है वो पैसे दिए, उनको सपोर्ट किया, टेररिस्ट अटैक करवाए, और ये ऑन
रिकॉर्ड है, ये ऐसा नहीं है कि ये कोई जो चीज़ जो है ये जनरल विजय सिंह की स्टेटमेंट जो है वो कोई कहीं छुपी हुई बात है, ऑन द रिकॉर्ड है। उसके अलावा कुलभूषण यादव वो कौन सी ये जो नॉन कन्वेंशनल वॉरफेयर मतलब इंसर्जेंट्स और टेररिस्ट अटैक्स उसमें जो है वो उसमें शामिल था और वो पाकिस्तान ने जो है वो पकड़ा उसको, ये सारी जो है उसकी एग्जांपल्स लिख सकते हैं। रा का जो है वो, उसके अलावा जो है अब मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, हमें वे फॉरवर्ड पे जाना चाहिए। होपफुली आपको चीज़ें सर आईएसआई के अगेंस्ट एलिगेशंस भी लगाई थी इंडिया ने कि ये हक्कानी नेटवर्क को सपोर्ट करता है आईएसआई पाकिस्तान। जी 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 ये भी लिख सकते हैं। काउंटरिंग हाइब्रिड वॉरफेयर, कैसे आप इसको रोक सकते हैं? सबसे पहले आपको मैंने बात की थी कि जो ये हाइब्रिड वॉरफेयर है इसमें एनिमी क्या करता है कि आपकी जो वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं, आपकी जो कमज़ोरियाँ होती हैं आपकी सोसाइटी की, उनको जो ये टारगेट करता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपनी सोसाइटी की जो है अपना अपने एक नैरेटिव बिल्ड करना है, अपनी वल्नरेबिलिटीज़ को ढूंढना है। आपने आपने देखना है कि हमारी सोसाइटी की कमज़ोरी कहाँ कहाँ पे। हमारी सोसाइटी में जो है अगर हमारे इकोनॉमिक ट्रबल्स हैं तो हमने अपनी अपनी इकॉनमी पे ध्यान देना है। जिस तरह से जो आपको बताया था कि ये एक कोई एक टूल नहीं है, ये होल होलिस्टिकली जो है वो आदमी को देखना है। इसी तरह जो इसका हल है वो भी कोई एक नहीं है, आपने पूरा अपनी पूरी कंट्री के स्ट्रक्चर को जो है वो रीस्ट्रक्चर करना है, उसके पूरे को सही करना है और उससे जो है वो ये ठीक हो सकता है। तो सबसे पहले जो है वो आपने वल्नरेबिलिटीज़ जो है उसको जो है वो असेस करना है। हमारी इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज़ हैं, कहीं पे जो है वो हमारी ग्रीवांसेस किसी आबादी में किसी एक स्पेसिफिक एरिया में पैदा हो रहे हैं तो आपने उनको एड्रेस करना है, उनकी ग्रीवांसेस को दूर करना है। आपकी सोसाइटी जो है वो रेडिकलाइज हो रही है तो अपनी रेडिकलाइजेशन को कम करना है, अपनी इकॉनमी को बेहतर करना है, अपने जो साइबर स्पेस है उसको ठीक करना है। तो ये सारी जो है पहले सबसे पहले आपने वल्नरेबिलिटीज़ की असेसमेंट करनी है। ठीक हो गया। दूसरा जो है वो नैरेटिव बिल्ड करना बड़ा ज़रूरी है। आपको अपनी आवाम को ये बताना ज़रूरी है। आपको मैंने बताया कि हमारी जो नेशन है उसमें हाइब्रिड वॉरफेयर हमारे डिस्कोर्स में, हमारे नेशनल लेवल पे हमारे लीडर्स को इस वॉरफेयर का पता ही 2-3 साल पहले चला है, जब वो आर्मी चीफ की एक स्पीच आई थी बड़ी फेमस। उससे पहले जो है वो पता ही नहीं था हमें कि हमारे पे तो ये इतनी एक वॉरफेयर हो रही है। हम बड़े एक कंसर्टेड एफर्ट के थ्रू जो है वी आर बीइंग टारगेटेड। तो हमने जो है वो अपनी आवाम को, जब हमारे लीडर्स को नहीं पता तो हमारी आवाम को कैसे पता होगा। तो हमें जो है एक नैरेटिव बिल्ड करना है, हमें अपनी आवाम को समझाना है, उन्हें बताना है कि इसकी किस तरह से आपने इसको काउंटर करना है, थ्रेट को किस तरह से इसको बचना है, इसका हिस्सा बनने से बचना है। हाइब्रिड वॉरफेयर में आप ही तो यूज़ हो रहे होते हैं, आपके थ्रू ही तो वो वेज कर रहे होते हैं। आपको मिस इन्फॉर्मेशन कहाँ से होती है, किसी ने जो है वो डाउट भेजा लेकिन शेयर तो हमारे लोग ही करेंगे उस न्यूज़ को। ठीक है, तो हमने जो है वो सबसे पहले एक फ्रेमवर्क बनाना जिससे हमारी आवाम को पता चले। To help the nation understand about severity of the issue, how to counter it, about severity। ठीक हो गया। severity के बाद यहाँ ई भी आता। ये हमने जो है अपनी नेशन को बताना है, हमने नैरेटिव बिल्ड करना है इस थ्रेट को, किस तरह से हम इसको काउंटर कर सकते हैं। उसके अलावा आपको पता है मैंने आपको ईरान की एग्जांपल दी कि जब उनके जो है वो साइबर अटैक्स हुए, उनकी किसी भी कंट्री का जो सबसे बड़ा उसकी
हमारे पाकिस्तान की बात करें तो हमारी सबसे बड़ी मिलिट्री पावर में जो सबसे बड़ी डिफेंस क्या है, सबसे बड़ा हथियार हमारे पास क्या है? न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर अगर किसी कंट्री की जो है वो उसके जो न्यूक्लियर प्लांट पे कोई अटैक करके उसे तबाह कर रहा है, तो इससे बड़ा और अटैक कौन सा हो सकता है किसी कंट्री के किसी कंट्री की सोवरेनिटी पे, किसी कंट्री की इंडिपेंडेंस पे? तो ईरान के साथ ऐसा हुआ। स्टकनेस जो है, उसका नाम है स्टकनेस, उसके थ्रू अराउंड 1000 सेंट्रीफ्यूज जो है उन्होंने उनके डिस्ट्रॉय कर दिए। सेंट्रीफ्यूज जो है वो फैसिलिटी होती है जिसमें जो है यूरेनियम इनरिच हो रही होती है, यूरेनियम इनरिचमेंट। और यूरेनियम इनरिचमेंट से ही आपका जो है वो न्यूक्लियर वेपन बनता है, उससे ही आपकी जो है वो बहुत सारे और यूजेस में इस्तेमाल होता है। एनर्जी जो है हाइड्रो क्या उसे कहते हैं, न्यूक्लियर पावर हम उससे जनरेट करते हैं। तो स्टेकनेस के थ्रू जो है उन्होंने उनके 1000 सेंटीफीट। तो ये साइबर अटैक जो है ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है हमारे बैंक इस्लामी पे हो चुका है, HPL पे हो चुका है। उसके अलावा हमारी बहुत सारी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स जो हैं आपको पता है हैक हो जाती हैं, उन पे जो है वो कोई इंडियन झंडा लगा देता है, कुछ गाली लिख देता है। तो ये जो है हमने क्या करना है कि इस सारे को काउंटर करने के लिए हमने अपनी जो है वो साइबर कैपेबिलिटी अचीव करनी है। ठीक हो गया। हमने इस थ्रेट को जो है सबसे पहले ऐसे ऐसे थ्रेट से बचने के लिए हम कैसे बच सकेंगे जब हमारे पास जो है ऐसी कैपेबिलिटी ही नहीं होगी। ठीक हो गया। उसके अलावा जो है वो आपको पता है कि ये मैंने बताया कि ये, और जब मैंने आपको एग्जांपल दी थी US और रशिया की, कि रशिया ने जो है वो ट्रंप का जो इलेक्शन था, यूनाइटेड स्टेट्स का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था, उसको इम्पेक्ट किया। इसराइल ने जो है वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ जो हैं वो तबाह कर दी एक कंट्री। तो ये एक इंटरनेशनल इशू है, हर एक नेशन जो है वो इससे अफेक्टेड है। हमारी आपको पता है टेररिज्म के कितने केसेस रहे हैं हम यहाँ पे। उसके अलावा जो है हमारी एक सीवियरली जो है वो हमें टारगेट किया जा रहा है इस हाइब्रिड वॉरफेयर के थ्रू। तो ये एक इंटरनेशनल इशू है। तो हमें जो है वो पाकिस्तान और दूसरी जो रिस्पॉन्सिबल नेशंस हैं उनको इसको इंटरनेशनल फोरम्स पे उठाना चाहिए, उन्हें दुनिया के साथ उन्हें बताना चाहिए। दुनिया को ऑब्वियसली पता है, लेकिन एक उसको प्रिवेंट करने का कोई मैकेनिज़्म नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे इस पे बात की जा सके, कोई लायामल तैयार किया जा सके, कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया जा सके। ऐसा नहीं है। तो पाकिस्तान को क्या करना है? पाकिस्तान जो है दुनिया को बताना है कि ये जो है वो एक ग्लोबल थ्रेट है। पाकिस्तान should take an initiative to secure a ban or restrictions on hybrid warfare। तो ऐसा जो है वो पाकिस्तान को दुनिया पे जो है वो अपने बताना है डिफरेंट फोरम्स पे। ठीक हो गया। उसके अलावा जो मीडिया पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट जो है वो रूमर्स को रोकने के लिए, मिस इन्फॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन को जो है वो स्प्रेड होने से रोकने के लिए ज़रूरी है कि जो है वो मीडिया पॉलिसी गवर्नमेंट की स्ट्रॉन्ग हो, गवर्नमेंट की जो है वो विजिलेंस इतनी अच्छी हो। तो उसके लिए जो है वो और हमने किस तरह से काउंटर किया जा सकता है। आपको पता है कि हाइब्रिड वॉरफेयर में जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर एक बहुत बड़ा टूल है हमारी जो मॉडर्न डायनेमिक्स में। तो जो है उसके लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट जो है वो इफ़ेक्टिव मीडिया पॉलिसी बनाए। ठीक हो गया। और ट्रांसपेरेंसी गवर्नेंस में बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि वल्नरेबिलिटीज़ की बात हुई थी, मिस इन्फॉर्मेशन की बात हुई थी, डिस इन्फॉर्मेशन की बात हुई थी, जिनको कंट्रीज एक्सप्लॉयट करता है। लेकिन अगर हमारी गवर्नेंस जो है वो इतनी ट्रांसपेरेंट होगी, लोगों को पता होगा, तो उससे जो है वो उनको एक्सप्लॉयट करना, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट जो है वो होनी चाहिए। हमारे गवर्नमेंट को जो है वो जो काम कर रही हो, हमारी आवाम को उसमें शक कम से कम हो, उसके लिए ट्रांसपेरेंसी होना ज़रूरी है।
ये हमने कुछ वे फॉरवर्ड्स पे बात की, कुछ 4-5 हमने बात की। उसके बाद अभी जो है वो मैं इंडियन क्रॉनिकल्स का जो है वो आपके सामने कुछ चीज़ें बता के उसके बाद हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया। इंडियन क्रॉनिकल्स जो है वो एक यूरोपियन यूनियन डिसइंफो लैब, ऑब्वियसली आप सब ने पढ़ा होगा। उन्होंने जो है वो एक रैकेट जो है उसको दुनिया के सामने लाए कि एक ये इंडियन क्रॉनिकल्स के, ये उनकी रिपोर्ट थी इंडियन क्रॉनिकल्स के नाम से। उसके थ्रू उन्होंने बताया कि किस तरह से जो है वो इंडिया डिफरेंट फेक न्यूज़ के ज़रिए, डिफरेंट NGOs के ज़रिए, फेक वेबसाइट्स के ज़रिए जो है वो पाकिस्तान को डिफेम कर रहा था इंटरनेशनल मीडिया में और इंटरनेशनल फोरम पे, और ये पिछले 15 साल से कर रहा था और हमें पता भी नहीं था। ये जो है वो दिसंबर 2020 में शायद जो है वो रिपोर्ट है इंडियन क्रॉनिकल्स में, और उससे जो है हमें पता चला। तो हम तो एक सीवियर किस्म की हाइब्रिड वॉरफेयर का शिकार हैं इंडिया की तरफ से, और वो उस रिपोर्ट का नाम था इंडियन क्रॉनिकल्स। ठीक हो गया। उसमें इंडियन क्रॉनिकल्स में उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो फेक मीडिया इन ब्रसल्स एंड जिनेवा। आपको पता है कि जो यूनाइटेड नेशंस के जो मेजर सेंटर्स हैं वो जिनेवा में है, और यूरोपियन यूनियन के जो हैं वो कहाँ पे हैं, ब्रसल्स में है। तो जो दो मेजर पावर सेंटर्स दुनिया में वो कौन से हैं, या यूरोप है या अमेरिका है, तो उन दोनों को जो है वो वहाँ पे पाकिस्तान को डिफेम करने के लिए, पाकिस्तान के इंटरेस्ट को नुकसान पहुँचाने के लिए वहाँ पे फेक मीडिया जो है वो क्रिएट किए गए। उसके अलावा जो है वो 750+ फेक मीडिया इन 116 कंट्रीज, 116। ये दो मीडियाज जो कुछ फेक मीडिया थे, ये ब्रसल्स और जिनेवा में काम कर रहे थे। उसके अलावा 750 से ज़्यादा मीडिया जो था वो जो है वो 116 कंट्रीज़ में फैला हुआ था। उसके अलावा 550 कोई वेबसाइट थी फेक, वो इस पे काम कर रही थी। 10+ NGOs थी जो कि यूनाइटेड नेशंस, कुछ NGOs होती हैं जिनको जो है वो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है HRC, उन्होंने एक्रीडेटेड किया होता है। जैसे कि हमारी HEC है वो हर साल, या PEC है वो हर यूनिवर्सिटीज़ की जो इंजीनियरिंग की डिग्रीज हैं उनको एक्रीडेट करती है कि ये पढ़ाने के काबिल भी हैं या नहीं है, या इनकी वर्किंग कैसी है, उनके सारे सिस्टम को देखती है। तो जो 10 NGOs थी जिनको यूनाइटेड नेशंस ने एक्रीडेट किया हुआ था, उनके साथ कनेक्टेड थी, वो सारी जो है उनका वो फेक थी। उनका पर्पज़ भी सिर्फ ये था कि पाकिस्तान को जो है वो डिफेम किया जा सके। ठीक हो गया। उसके अलावा जो है वो इम्पर्सनेट किया गया यूरोपियन यूनियन के इंस्टीट्यूशंस को, इम्पर्सनिफिकेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन इंस्टीट्यूशंस। कैसे यूरोपियन यूनियन क्रॉनिकल्स के नाम से जो है, यूरोपियन यूनियन क्रॉनिकल्स के नाम से एक मीडिया आउटलेट बनाई गई। जैसा कि नाम से आपको लग रहा है कि ये कोई यूरोपियन यूनियन की कुछ चीज़ें होनी चाहिए। इसमें क्या करते थे कि वो स्पॉन्सर करते थे जो यूरोपियन यूनियन या यूरोपियन पार्लियामेंट के जो मेंबर्स थे, उनको जो है वो डिफरेंट ट्रिप्स पे ले जाते थे, और उनके स्पॉन्सरशिप से जो है वो आर्टिकल्स लिखते थे, और जो पाकिस्तान के अगेंस्ट आर्टिकल्स होते थे वो जो है फिर वहाँ से डिफरेंट मीडियाज़, स्पेशली ANI एक नेटवर्क है, वो उसको पिक करके मेन स्ट्रीम मीडिया में लाता था, और जो बाकी 750 550 ये फेक मीडिया उसको वो पूरी दुनिया में फैला देते थे। तो वो जो यूरोपियन यूनियन की पर्सनिफिकेशन है वो भी वो कर रहे थे, हिस्सा करके ये सारी चीज़ें वो कर रहे थे, जिसको जो है वो यूरोपियन यूनियन डिसइंफो लैब ने जो है वो दुनिया के सामने लाए। अब उनका जो है वो तरीका क्या था इसको चलाने का, वो मैं आपको बता देता हूँ। 3 मेजर चीज़ें थी।
ठीक हो गया। यूरोपियन यूनियन क्रॉनिकल समझो कि एक वेबसाइट है या मीडिया आउटलेट है जिस पे जो है वो डिफरेंट वो आर्टिकल्स मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन मेंबर्स ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट को जो है वो करते थे, स्पॉन्सर करते थे और वो आर्टिकल्स लिखते थे और वो आगे शेयर करते थे। फेक एनजीओ जो थी वो कहाँ पे थी? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में। ठीक है, यहाँ पे ये जनेवा में पाकिस्तान पे जो है वो डिफेम किया जा रहा था। थिंक टैंक्स जो हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ में थे और उन थिंक टैंक्स के थ्रू जो है वो मेंबर्स ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट वो यहाँ पे आर्टिकल्स लिखते थे। आर्टिकल्स ऑब्वियसली बहुत सारी और चीज़ों पे भी लिखते होंगे, लेकिन जो पाकिस्तान के अगेंस्ट थे वो क्या करते थे? इंडियन ANI एक न्यूज़ एजेंसी है जो मेन स्ट्रीम मीडिया आउटलेट, सही वाली एजेंसी, वो उन आर्टिकल्स को जो है वो उठाती थी वहाँ पे और उठा के जो है वो फिर जो 750+ फेक मीडिया आउटलेट्स थे उधर उन्होंने सर्कुलेट कर दिया। जो उसके अलावा यहाँ से उठा के ये फेक थी और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी इसको इनकी न्यूज़ को उठा के मेन स्ट्रीम मीडिया इंडिया का वो सर्कुलेट कर देता था। अब हो क्या रहा था? लेयर्स पे लेयर्स बन रही थी। एक न्यूज़ आई, एक न्यूज़ कोई आ गई है, उसको जो है वो एक ने शेयर किया, दूसरे ने शेयर किया, तीसरे ने शेयर किया, ये लेयर्स बन रही हैं फेक न्यूज़ की। अब एक ने शेयर कर दिया है तो दूसरा उसकी न्यूज़ शेयर करेगा, वो इसकी न्यूज़ शेयर करेगा। जैसा कि यहाँ पे ANI न्यूज़ की इन्होंने शेयर की, इन्होंने इसकी शेयर की। इस तरह करके जो फेक न्यूज़ थी वो सर्कुलेट हो गई, लेयर्स ऑफ लेयर्स बनती चली गई डिफरेंट फेक मीडिया के थ्रू। तो इस तरह करके जो पाकिस्तान को जो है वो डिसक्रेडिट किया गया इंटरनेशनली। ठीक हो गया। सर ये EU क्रॉनिकल्स वाला पॉइंट बता दें कि लाइक यार अभी नहीं हुआ कंप्लीट, दरमियान में रुक जाता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं, मेरे माइंड से स्किप हो जाती हैं। ठीक है सर। जो थिंक टैंक्स होती हैं और जो NGOs होते हैं वहाँ पे क्या होता था कि जब भी जो है वो कोई पाकिस्तान का लीडर वहाँ पे गया है, यूनाइटेड नेशन में गया है, वहाँ पे अमेरिका में गया है, तो इनका पर्पज़ क्या होता था कि यहाँ पे जो है वो उन्होंने प्रोटेस्ट करवाने पाकिस्तान के अगेंस्ट, डिमॉन्स्ट्रेशंस करवानी है। या जो यूनाइटेड नेशंस के जो साइड इवेंट्स होते हैं, आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सेशन चल रहा है सितंबर में, जैसे अब सितंबर है इसमें सेशन चल रहा है, तो वहाँ पे सिर्फ वर्ल्ड लीडर्स की जो है वो वहाँ पे स्पीचें नहीं होती हैं, आपस में साइड इवेंट्स भी होते हैं, आपस में मुलाकातें हो रही होती हैं, लीडर्स एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। तो इन मीडिया में जब न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेज हो रही होंगी, जब एक दूसरे के साथ जो है वो साइड इवेंट्स हो रही होंगी, तो जो ये जो फेक न्यूज़ NGOs थे, ये थिंक टैंक्स थे, उनका काम था कि यहाँ पे पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ करना, यहाँ पे जो है वो फेक न्यूज़ फैलाना, एक नैरेटिव बिल्ड करना पाकिस्तान का अगेंस्ट। ठीक हो गया। उसके अलावा जो है फिर क्या होता था, ये जो यूनाइटेड नेशंस में ये तो बहुत गड़बड़ सा हो गया, यहाँ से साफ हो सकता है कुछ। तो बहुत टाइम लगा देगा। सर इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर। मैंने इसको सर कंट्रोल प्लस दबाएं, इरेजर का साइज बड़ा हो जाएगा। अब हो गया, अब जो साइज होना था हो गया। तो जो है वो हम बात कर रहे थे कि NGOs थी, मीडिया थिंक टैंक्स थे और यूरोपियन यूनियन क्रॉनिकल्स। NGOs जो थी उनका मैंने आपको कुछ काम बताए कि जब उन्होंने प्रोटेस्ट करना है
उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेशंस करवानी है। उसके अलावा जो है जब साइड इवेंट हो रहे होंगे यूनाइटेड नेशंस के साइड इवेंट्स, न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस, तो उधर जो है वो उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है वो बोलना है, उनका नैरेटिव बिल्ड करना है, एक चीज़। उसके अलावा जो है वो जो NGOs थी वो उनका यूनाइटेड नेशंस का आपको बताया, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है, यूनाइटेड नेशन UN HRC, उसके साथ एक्रेडिटेड थी। इसका मतलब ये कि उनके सेशन हो रहे होंगे तो उनको वहाँ पे बोलने का मौका दिया जाएगा। और जब वो पहले से ही फेक होंगी, उनका पर्पज़ ही सिर्फ यही है कि उन्होंने पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ करना है, तो वो जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट बोलेंगी, पाकिस्तान के अगेंस्ट एक नैरेटिव बिल्ड करेंगी। तो यूनाइटेड नेशंस के साइड इवेंट्स हो गया, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल हो गई, यूनाइटेड नेशंस के जितने वहाँ पे न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, सब में जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहे थे, पाकिस्तान के अगेंस्ट एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे थे, पाकिस्तान के इंटरेस्ट को जो है वो डिफेम कर रहे थे वहाँ पे। उसके अलावा जो है थिंक टैंक्स का मैंने बता दिया, यूरोपियन यूनियन क्रॉनिकल्स का बता दिया मैंने आपको। हाँ, मेजर चीज़ें जो हैं वो यही थी कि एक NGOs हैं, थिंक टैंक्स हैं, मीडिया आउटलेट्स हैं, और इन सब को मिला के जो है जो इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया था वो वहाँ से फेक न्यूज़ को उठाता था, सर्कुलेट करता था, और अपनी नेशन में अपने लोगों को भी एक नैरेटिव बताता था पाकिस्तान के अगेंस्ट, और दुनिया को भी बताता था। तो अभी बताएं आपका क्या क्वेश्चन था, मैम कोई दरम्यान में बोली थी। सर वो जस्ट EU क्रॉनिकल्स का पूछा था कि लाइक उसमें जो आर्टिकल्स लिखते हैं वो वाली बात मुझे समझ नहीं आई थी जो आप बता रहे थे। उसका जो है वो आर्टिकल्स का मतलब ये है कि यूरोपियन यूनियन क्रॉनिकल्स भी इस तरह से एक मीडिया जैसा कि आप समझें कि कोई हमारा कह लो IPRI है, इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, वो कोई एक स्पेशल मीडिया आउटलेट नहीं है, उनकी कोई वेबसाइट है जिस पे वो न्यूज़ वगैरह देते हैं। उसके अलावा कुछ भी और मीडिया जियो न्यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जियो न्यूज़ एक वेबसाइट है, जियो न्यूज़ उसी तरह की वेबसाइट है जिस तरह से जो है वो एक इंडियन क्रॉनिकल्स है, यूरोपियन यूनियन क्रॉनिकल्स है। यूरोपियन यूनियन क्रॉनिकल्स में फिर इसमें करते थे कि वो जो उनके जो, चूँकि यूरोपियन उन्होंने इम्पर्सोनिफिकेशन की हुई है यूरोपियन यूनियन की, इसका मतलब ये है कि वहाँ से यूरोपियन यूनियन की बातें होंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं था। वो क्योंकि इंडिया ने अपने खुद से बनाई हुई थी, तो उससे वहाँ पे वो क्या करते थे, वहाँ पे अब जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, यूरोपियन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, उन्हें तो नहीं पता है, और जो बिल्कुल नए हैं उनको बता दूं कि जो यूरोपियन यूनियन है उसमें 28 कंट्रीज़ तो हैं ही हैं, अब 27 रह गए, लेकिन उन सब की अपनी हर मुल्क की अलग अलग एक एक पार्लियामेंट है, लेकिन यूरोपियन यूनियन की सारों की एक अलग से यूरोपियन पार्लियामेंट भी उसे कहते हैं, उनमें सारे मुल्कों की रिप्रेजेंटेशन है। तो वो क्या करते थे, उन जो यूरोपियन पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते थे, उनको जो है उनको तो नहीं पता होता कि ये यूरोपियन क्रॉनिकल्स ये इम्पर्सोनिफिकेशन की जा रही है, ये इंडिया करवा रहा है। वो उस पर आर्टिकल्स लिखते थे डिफरेंट, उनको स्पॉन्सर किया जाता था, और उन आर्टिकल्स में से जो पाकिस्तान के अगेंस्ट हुआ करते थे उनको जो है वो फिर ANI न्यूज़ जो है वो वहाँ से मेन स्ट्रीम मीडिया में लाती थी, और मेन स्ट्रीम मीडिया से, और जो 750+ जो दूसरे मीडिया आउटलेट थे जो 116 कंट्रीज में फैले हुए थे वहाँ पे वो फैला देते थे। सर ये हाइब्रिड वार और फिफ्थ वार में क्या फर्क? कौन बोला है? जी सर, हाइब्रिड वॉरफेयर में जो है वो सारा कुछ आता है, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। 5th जनरेशन वॉरफेयर में सिर्फ जो है वो अब मीडिया और साइबर जो है स्पेस वो आती है, इसमें सर मिलिट्री नहीं आती? नहीं आती। ओके सर। सना विद सिंगल ए। सना आपका क्वेश्चन है? यस सर, मुझे एक ये पूछना था सर क्वेश्चन के पूछिए, जल्दी करें, काफ़ी टाइम हो गया है। सर जो है अभी पीछे जब अफगानिस्तान का हुआ था तो जब तालिबान ने ट्वीट किया था तो उन्होंने ये बताया था कि उनके जो प्रेसिडेंट थे उसने 150 आईडीज बनाई हुई थी, फेक आईडीज, जिससे जो है ना पाकिस्तान के खिलाफ
सोशल वेबसाइट्स पे वो ट्वीट वगैरह और इस तरह जो भी ट्रेंड्स वगैरह बनते हैं, तो इस किस्म का था। और दूसरा सर ये कि हाँ, इंडिया का अगर देखा जाए ना तो साइबर क्राइम्स और इस किस्म की टेक्नोलॉजीज़ के हिसाब से कंप्यूटर से नॉलेज से रिलेटेड तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है बीएससी के लेवल पर। लेकिन हमारी साइड पे अभी जाके जो है साइबर क्राइम का बताया जा रहा है, इवन बीएस अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, वो भी कुछ यूनिवर्सिटी। तो हम लोगों का ये वाला नॉलेज भी कम है। और दूसरा सर ये कि जैसा फेक न्यूज़ डिफरेंट एरियाज में जाके और उन लोगों को एक दूसरे के खिलाफ किया जाता है, या आवाम को जो है ना गवर्नमेंट के खिलाफ या इस किस्म के प्रोपेगेंडे किए जाते हैं। तो गवर्नमेंट आवाम को अवेयर नहीं करती हैबर्ट के बारे में। मुझे भी आज ही पता चला है सर कि मेरे कज़न नेवी में है और वो बलूचिस्तान में होते हैं, मुझे भी नहीं पता था कि वो इस किस्म का ना। तो यही चीज़ है कि हम लोगों को इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, तो गवर्नमेंट को हम लोगों को इससे अवेयर करना चाहिए। जी, आपने अच्छी बात की है पूरा कि हमारी आवाम को जो है वो बिल्कुल पता ही नहीं था कि ये इतनी बड़ी वॉर हमारे अगेंस्ट पेश की जा रही है। हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में उस पर बात नहीं होती है और हमारी साइबर कैपेबिलिटी भी इतनी नहीं है। इंडिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमारे से बहुत आगे। तो आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। सैल रजा, बस यही मैंने इजाजत लेनी थी। इजाजत है, खत्म हो गई क्लास। तो क्वेश्चन से मेरी क्लास है 5 बजे। सर क्या है? बहुत शुक्रिया। ओके। हाजरा, सर एक दफ़ा एक रिटायर्ड एयर मार्शल थे, तो उन्होंने बोला था कि हमें अपने दाखिली जो अनासर हैं उन पे गौर करना चाहिए कि वो किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस हाइब्रिड वारफेयर में। देखें सर कि अगर जैसे अनएम्प्लॉयमेंट होती है, जैसे बलूचिस्तान की हम अगर कर लें, जो बहुत रूरल एरिया जिस पे हम गौर ही नहीं करती हमारी गवर्नमेंट, तो वो लोग पैसे जब उनको ज़्यादा ऑफर होते हैं तो वो खुद ही बिक जाते हैं और अपने कंट्री के अगेंस्ट काम करते हैं। तो शायद ये एक बहुत मेजर कंट्रीब्यूटर है। जी, वल्नरेबिलिटीज़ की जो बात थी ना वो यही बात थी कि वो जो जो भी एक्सटर्नल एलिमेंट्स हैं वो आपकी ही वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो आपको करना क्या है कि अपनी वल्नरेबिलिटीज़ को असेस करना है और उन पे काम करना है। फायद तारिक, सर ये जो इंडिया ने इतनी लंबी स्ट्रेटजी थी उनकी, उनका जो मेन पीछे कंट्रोल कर रहा था वो उनकी स्टेट थी, एजेंसी थी रा या कंबाइन था उनका रिस्पांस। और फर्दर सर पाकिस्तान की तरफ से कहा यही जाता है कि पाकिस्तान को भी पता है 1-2 साल या 3 साल या 4 साल में पता चला इन चीज़ों का। तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तानी एजेंसी को इस तरह की चीज़ों का पहले पता होगा, या हमारी साइड से भी कुछ इस तरह से गेम खेली जा रही है उनके खिलाफ? पहली बात ये कि ये जो था ये श्रीवास्तवा ग्रुप था जो कि इसको सारे को हैंडल कर रहा था और इंटरनेशनल जो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा था कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। पहली बात। दूसरी बात ये कि आप ठीक बात कर रहे होंगे कि हमारी एजेंसी को शायद पहले से पता हो, लेकिन क्या सिर्फ हमारी एजेंसी को पता होना ज़रूरी है इस सारी इतनी बड़ी थ्रेट को काउंटर करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। हमारी पूरी आवाम को, हर एक जो स्टेट का एलिमेंट है, वो आवाम होगी, वो पॉलिटिशियन, वो इंस्टीट्यूशन, कुछ भी हमारे लीडर्स, सबको जो है इस थ्रेड, इस सेवेरिटी का, इस इतने बड़े इशू का पता होना ज़रूरी है, पता होना चाहिए था। और जब आपको पता नहीं है तो आप फिर उस पर कोई हल भी नहीं निकाल सकते। तो फिर आपने बात की कि पाकिस्तानी भी तो उस तरह का कुछ कर रहे होंगे उनके अगेंस्ट। ऑब्वियसली जो है जो वॉरफेयर है, स्पेशली जो कन्वेंशनल वॉरफेयर की बात करें तो शायद जो है हमारी एजेंसीज भी उनके कुछ कर रही हैं, लेकिन जब साइबर कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो वो हमसे बहुत आगे। जैनब अली, फिर में आएगा। अपने क्वेश्चन शायद जो है वो पहले कर दिया, माइक बाद में ओपन किया। जैनब आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। सर कोविड-19 हाइब्रिड वॉरफेयर में आएगा। कोविड-19 जो है उसकी अभी तक एग्जैक्ट कोई साइंटिफिक रिसर्च हुई नहीं है कि ये किसी कंट्री की तरफ से किया गया या कहाँ से जो है वो ओरिजिनेट हुआ। वो कोई उस पर ऑथेंटिक बात नहीं हो पाती है। तो ये इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कह सकते हैं कि वो चाइना में जो है वो उन्होंने खुद किया, लैब में किया, जानवरों से आया, लेकिन
को सर यूज फिर कर। उसको तो बायो वॉरफेयर कहेंगे ना, बायो टेररिज्म। एक बात अलग अलग बात किया करें। जी आप ठीक कह रहे हैं कि वो भी इसी का पार्ट ही होती है। अगर कोई इस तरह से कंट्री जो है वो दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है तो ऑब्वियसली हाइब्रिड में ही आएगा, लेकिन सर उससे जो हम है इसमें सर हम इसमें लिख सकते हैं एग्जाम्पल। वही मैं बता रहा हूँ, उस पर वो प्रूवन चीज़ नहीं है ना, वो ओके कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। हम जो बात कर रहे हैं वो प्रूवन चीज़ों की कर रहे हैं। ओके सर। मोहसिन रजा। सर मेरा क्वेश्चन ये है, जो आपने बोला कि इस हाइब्रिड वॉरफेयर इज अ ग्लोबल थ्रेट, ठीक है ना, तो पाकिस्तान शुड टेक एन इनिशिएटिव एट द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। तो सर इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे यूएन हो गया, ये जो जो भी है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस तो मतलब वो है जो डेवलप्ड कंट्रीज है लाइक यूएसए, और इंडिया भी तो यूएसए का क्लोज एलाय है तो उसका भी है। तो कैन वी इमेजिन कि इट कैन बी वर्केबल फॉर अस, अगर हम यूएन में या कहीं ये लेके जाते हैं तो वाकई में इस पे रेस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज की इतनी से तो होती नहीं, से होती है इन बड़े कंट्रीज की। आपकी से नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आप आवाज़ नहीं उठा सकते। नहीं, मैंने कहा अगर ये आवाज हम उठाते भी हैं तो इसकी मतलब क्या इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है, उसका जो हमें मतलब रिजल्ट मिलेगा वो इन्फ्लुएंस होगा या हमें अच्छा मतलब मिलेगा इससे, मतलब जो अच्छी उम्मीद करनी चाहिए। पहली बात तो ये कि सर उम्मीद बात तो ये सीएसएस के लिए अच्छी दूसरी बात जो है वो आप ठीक कर रहे हैं कि हमारा इतना क्लाउड नहीं है वहाँ पे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में, लेकिन हम लॉबिंग जो है वो जब जी हमारा ये अभी ह्यूमन राइट काउंसिल के लिए जो है और दूसरा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के लिए जो इलेक्शन हुए थे तो हमने जीता था और 50-60 वोट दिए थे, 50-60 लोगों ने हमें वोट दिए थे, 50-60 जी मुल्कों ने जी वोट दिए थे। तो ये जी जब जी सर। एक ऐसी थ्रेड जो है जिसे दुनिया में खतरा है, और हम ह्यूमन राइट्स काउंसिल के आपको पता है कि चेयर भी हैं, और फिर जो है वो हमारा अच्छा खासा क्लाउड है ऐसे करेंगे, और अगर हम ऐसा कुछ हमें करना चाहिए, इससे जो है वो बहुत सारे लाइक माइंडेड कंट्रीज होंगे जो इसका लाभ लेंगे। अच्छा अच्छा, ओके सर, थैंक यू। जैनब अली आपका क्वेश्चन है, हाथ अभी तक ऊपर है आपका, नहीं है। बहुत शुक्रिया जी, होपफुली आपको चीज़ें समझ आई होंगी, और जितना इस लेक्चर से पहले आपको चीज़ें बताऊंगी उससे मेरी उम्मीद है कि आपको ज़्यादा चीज़ें अब पता हो चुकी होंगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। वापस आया।